पिछले कुछ दिनों से अगर आप इंटरनेट पर हैं तो एक पार्टी का नाम आपने जरूर सुना होगा, कॉकरोच जनता पार्टी। लो जी, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने एक पोस्ट डाला है। कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे का नेटवर्क धीरे धीरे एक्सपोज होने लगा है। कॉकरोच जनता पार्टी के सिर्फ 2 दिन में 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। एक हफ्ते पहले तक इनका कोई वजूद नहीं था और आज इनके फॉलोअर्स करोड़ों में हैं। हर न्यूज चैनल पर इनकी बहस हो रही है और हर दूसरा इन्फ्लुएंसर इनका जिक्र कर रहा है। आमतौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतनी पहचान बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन ये पार्टी 4-5 दिन में ही वहां पर पहुंच गई। और जब कोई चीज इतनी तेजी से फैलती है तो एक सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये अपने आप फैली है या इसे फैलाया गया है। और साथ ही साथ ये पूछना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी असल में है क्या, इसे चला कौन रहा है। और इनका मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद ये क्यों साफ हो जाता है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्कैम है। देखिए, इस मुद्दे की शुरुआत वहां से हुई जब हमारे सीजेआई ने एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी थी और एक बेहद प्रॉब्लमेटिक बयान था उनका। बाद में इस पर सफाई भी दी गई, लेकिन कुछ गलतियां ना किसी सफाई से ठीक नहीं होती हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ जेन ज़ी नहीं बल्कि मिलेनियल्स तक का गुस्सा इस पर फूट गया। और ठीक इसी मौके पर एक इंसान की एंट्री होती है, उसका नाम होता है अभिजीत दीपके। उसने इस गुस्से को पकड़कर एक डिजिटल पेज बना दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत में ये बस एक सटायर पेज की तरह दिखता था, लेकिन देखते ही देखते इसको जबरदस्त ट्रैक्शन मिलने लग गया। एक के बाद एक पॉलिटिकल लीडर्स इससे जुड़ने लग गए और रातों रात इसे नेक्स्ट बिग थिंग बताया जाने लग गया। और यहीं पर वो दावा आ जाता है जिसे पूरा कैंपेन सबसे जोर से दोहराता है। ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स खुलेआम चैलेंज करते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एक प्योर स्टूडेंट और यूथ मूवमेंट है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, ना ही कोई बैकअप लिंक है। तो भाई साहब ठीक है, अगर आप जोर देते हैं तो चलिए वही लिंक ढूंढ लेते हैं। जिस दिन इस मूवमेंट को नॉन पॉलिटिकल बताया जा रहा था, उसी दिन में अचानक से केजरीवाल इनटू कॉकरोच नाम का एक कोलैबोरेटिव ट्रैक रिलीज हो जाता है। ध्रुव राठी ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर चैलेंज कर दिया, इस मूवमेंट को कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, कितना भी ढूंढ लो लिंक नहीं मिलेगा। तो जब ये इतना कह ही रहा है तो चलिए ढूंढ ही लेते हैं। ध्रुव राठी ने सीजेपी को सपोर्ट करते हुए कल एक रील डाली, उसमें ध्रुव राठी का कहना है कि इसको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। अच्छा, तो ये केजरीवाल इंटू कॉकरोच वाला जो सॉन्ग लॉन्च हुआ है वो अचानक कहां से? अब एक कथित नॉन पॉलिटिकल आंदोलन इतने सटीक तरीके से एक पार्टी के नाम के साथ कैसे लाइन अप कर गया, ये अपने आप में एक सवाल है। और भाई साहब इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जैसे कि मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर एक रील बनाकर खुलेआम सीजेपी का समर्थन कर दिया। ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए, और मैं इनके साथ हूँ क्योंकि मैं भी कॉकरोच। और इसकी वजह भी बिल्कुल सीधी है, सीजेपी का फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दीपके इनसे बहुत करीबी से जुड़ा रहा है। बेसिकली ये लोग अपनी एक्साइटमेंट ही नहीं रोक पाए, कम से कम कुछ दिन तो न्यूट्रल होने का दिखावा कर लेते, वो भी नहीं हो पाया। और अगर आप सीजेपी के ऑफिशियल पेज से जुड़े अकाउंट्स पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। इस पेज से जुड़ा एक नाम है अर्पित शर्मा, जिसके पिता आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। मुश्किल से 1400 वोट आए थे, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। गजब बेइज्जती है। इसके अलावा एक और नाम है मेघनाथ, जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थन से दिल्ली में चुनाव लड़ा था और इतनी बुरी तरीके से हारा था कि उनसे ज्यादा नोटा को वोट मिल गए थे। यानी जिस न्यूट्रल यूथ मूवमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, उसके इर्द गिर्द का हर चेहरा एक राजनीतिक खेमे से निकलता है। और इन सब को जोड़कर देखें तो ये पूरा मामला एक पेड एक्सपेरिमेंट ही लगता है। और भाई साहब ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभिजीत दीपके का बैकग्राउंड देखते ही ये साफ हो जाता है कि ये कोई जेन ज़ी एक्टिविस्ट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल ऑपरेटिव है। उसके अपने पब्लिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक अभिजीत 2020 से 2022 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया और इलेक्शन कैंपेन मशीनरी का हिस्सा रह चुका है। आम आदमी पार्टी के लिए नेशनल सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर जैसी भूमिका में उसका काम था, वो भी आम आदमी पार्टी के लिए नेशनल सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर जैसी भूमिका में। उसका काम था मीम बनाना, सटारिकल वीडियोस बनाना, ऑनलाइन कैंपेन्स चलाना, पार्टी को अपना बंदा वाली रिलेटेबल इमेज में पेश करना और बीजेपी और कांग्रेस को टारगेट करने वाले एग्रेसिव डिजिटल कैंपेन्स चलाना। और भाई साहब ये चीज सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं थी, यही इंसान दिल्ली गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहा है। अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2021 तक वो दिल्ली सीएम ऑफिस में कम्युनिकेशन फेलो था और जून 2021 से मई 2024 तक दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन एडवाइजर के रोल में काम कर रहा था। यानी जो आदमी आज एक न्यूट्रल अपॉलिटिकल जेन ज़ी पार्टी का चेहरा बना हुआ है, वो असल में सालों तक एक पॉलिटिकल पार्टी के कम्युनिकेशंस और चुनावी मशीनरी का हिस्सा रहा है। और इसी बैकग्राउंड का असर पार्टी के हर व्यवहार में दिखता है। सीजेपी खुद को अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ का मुद्दा उठाने वाली पार्टी बताती है, लेकिन इनका सारा गुस्सा सिर्फ एक दिशा में जाता है, बीजेपी की तरफ। और ये इसलिए भी अजीब है क्योंकि जिस बयान से पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का बयान था ही नहीं, फिर भी निशाना सिर्फ एक तरफ जा रहा है, जैसे देश में किसी और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार तो कभी बनी ही नहीं है। और एक पल को ये बात डिस्काउंट भी कर दे, चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी सत्ता में है और आपका एजेंडा है उनके खिलाफ, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है, फेयर पॉइंट है,
लेकिन फिर न्यूट्रल पार्टी होने का ढोंग छोड़ दीजिए, क्योंकि दूसरी तरफ इसे सपोर्ट देने के लिए जो चेहरे सामने आ रहे हैं वो सब इंडी अलायंस से जुड़े हुए हैं। ये सब एक बहुत साफ कॉन्ट्रडिक्शन है और इसकी जो सबसे बड़ी ताकत बताई जा रही है वो इसके करोड़ों फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं। लेकिन सीजेपी के फॉलोअर बेस को लेकर जो दावे सर्कुलेट हो रहे हैं वो कहते हैं कि इस अकाउंट के फॉलोअर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से बाहर का है। और इसी तरीके की गड़बड़ी की वजह से इस पार्टी का एक प्लेटफॉर्म पर अकाउंट सस्पेंड तक हो चुका है और उसके बाद फाउंडर ने इसका इल्जाम भी सरकार पर डाल दिया। लेकिन किसी पार्टी की असली नीयत उसके मैनिफेस्टो से पता चलती है। तो सीजेपी के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं, एक एक करके देखते हैं उन्हें। पहला पॉइंट है नीट और दूसरे पेपर लीक्स पर सख्त सजा हो। इस बात से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। पेपर लीक लाखों ईमानदार छात्रों की मेहनत बर्बाद कर देता है और इस पर कड़ा कानून होना ही चाहिए। यह पॉइंट जेन्युइनली सही है, लेकिन पहला पॉइंट पढ़कर जो भरोसा बनता है दूसरा पॉइंट उसी का फायदा उठाता दिखता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर कोई वोट डिलीट हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यूएपीए लग जाए। यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैनिफेस्टो में वैलिड वोटर नहीं लिखा है, सिर्फ वोट डिलीट लिखा हुआ है और ये कोई चूक नहीं है, जानबूझकर रखी गई खुली जगह है। वोटर लिस्ट से उन नामों का हटाया जाना जो कि वैलिड वोटर्स है ही नहीं, ये एक जरूरी काम होता है और इसीलिए हर वोट के हटने को यूएपीए जैसा आरोप बना देंगे तो वोटर लिस्ट की सफाई असंभव हो जाएगी। और इसी के साथ सवाल ये भी उठता है कि भाई फर्जी वोटर लिस्ट साफ होने से फायदा किसका होता है। तीसरा पॉइंट सबसे प्रगतिशील लगता है, महिलाओं को सरकार और कैबिनेट में 50% रिजर्वेशन। लेकिन यही इस पार्टी की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी को भी खोल देता है। अभिजीत ने जिस पार्टी में 5 साल काम किया है, यानी कि आम आदमी पार्टी, उसका अपना महिला प्रतिनिधित्व हमेशा से कमजोर रहा है। किसी और से 50% मांगने से पहले उस पार्टी से पूछिए जिसकी मशीनरी आप खुद सालों से चलाते रहे हो, क्योंकि ये क्लासिक डबल स्टैंडर्ड होता है कि दूसरों से वो मांगना जो आप अपने घर में भी लागू नहीं कर पाए। चौथा पॉइंट इस मैनिफेस्टो का सबसे खतरनाक हिस्सा है कि बड़े कॉर्पोरेट घरानों के सारे मीडिया हाउसेस बंद कर दिए जाएं। ये वही लोग हैं जो दिन रात फ्रीडम ऑफ स्पीच का भाषण देते हैं और जिस पल इनका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ इन्होंने डेमोक्रेसी खतरे में है का शोर मचा दिया। और इन्हीं लोगों का मैनिफेस्टो कहता है कि सत्ता में आकर अपने खिलाफ बोलने वाले मीडिया हाउस बंद कर दो। तो ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई? जो इंसान सत्ता में आते ही पहले दिन से अपने क्रिटिक्स की आवाज बंद करना चाहे उसकी मंशा अपने आप बेनकाब हो जाती है। पांचवा पॉइंट कहता है कि जो भी एमएलए दल बदले उसका चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया जाए। विडंबना देखिए कि जिस पार्टी के लिए अभिजीत ने काम किया है वो खुद दूसरी पार्टियों से आए नेताओं से बनी थी। जब आपकी पुरानी पार्टी की नींव ही दल बदल कर रखी गई थी तो ये पॉइंट अपने आप में इतिहास पर सवाल खड़े कर देता है। कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा दावा ही यही है कि देश के अंदर काम नहीं हुआ है, कि उन्हें डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन अगर आप सच में डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं तो आंकड़ों से मत डरिए, क्योंकि आंकड़े किसी पार्टी के नहीं होते, दुनिया भर के इंडिपेंडेंट सोर्सेज के होते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुमानों के मुताबिक 2011 से 2023 के बीच में 26 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी की रेखा से ऊपर उठे हैं और ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन में भारत का अकेले का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। बिजली की पहुंच जो एक दशक पहले तक करोड़ों घरों के लिए सपना थी, अब लगभग हर घर तक पहुंच चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल का पानी 17% से उठकर 80% तक पहुंच चुका है। पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों घर बने हैं, जिनका एक बड़ा हिस्सा SC और ST परिवारों को मिला है। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े WHO और यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि शौचालयों के निर्माण से ग्रामीण भारत में हर साल हजारों जिंदगियां बची हैं। बैंक अकाउंट कवरेज लगभग पूरी आबादी तक पहुंचा है और इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या में जो उछाल आया है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब देखिए, इन आंकड़ों का ये मतलब नहीं है कि देश के अंदर कोई समस्या ही नहीं है। एक्चुअली काफी समस्याएं हैं, पर यह क्लेम करना कि देश के अंदर डेवलपमेंट हुई ही नहीं है, ये कतई फर्जी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट एक असली मुद्दा है और इस पर सवाल पूछना हर नागरिक का काम है, लेकिन फर्क इसी में है कि सवाल ईमानदारी से पूछा जा रहा है या एक सिलेक्टिव कैंपेन के तौर पर। अगर आपकी असली चिंता आम जनता की भलाई होती तो आपका सवाल हर उस सरकार से होता जिसने जनता को निराश किया। और इसीलिए सवाल ये है कि निशाना सिर्फ एक पार्टी पर क्यों और उन राज्यों की सरकारों पर चुप्पी क्यों है जहां इकोनॉमी और लॉ एंड ऑर्डर इनकी हालत सबसे ज्यादा खराब रही है। यही चुप्पी बता देती है कि ये कैंपेन डेवलपमेंट के लिए नहीं है, एक राजनीतिक खेमे के लिए चल रहा है। और इसीलिए भाई साहब, अंत में बात बिल्कुल सीधी सी है, एक एंगेज्ड युवा देश की सबसे बड़ी ताकत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसी युवा का सबसे बड़ा फायदा तब उठाया जाता है जब उसके असली गुस्से को एक नकली आंदोलन में बदल दिया जाए। कॉकरोच जनता पार्टी यही है, एक असली फ्रस्ट्रेशन के ऊपर खड़ी की गई एक नकली न्यूट्रलिटी, एक पॉलिटिकल ऑपरेटिव का चेहरा, यूथ का मास्क और एक ऐसा मैनिफेस्टो जो आजादी की बात करते करते आजादी छीनने का इरादा रखता है। और शायद यही इस पूरे स्कैम की असली पहचान है कि जो आंदोलन खुद को आपकी आवाज बताकर शुरू होता है, असल में वो आपकी आवाज का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है।